अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, सबको मेरी आवाज़ क्लियर जो है वो इज़ इट ऑडिबल एंड द वॉल्यूम इज़ आल्सो ओके और नॉट? Yes, sir. So just in a couple of minutes we will start our lecture for today. Before we start, we have a quickly chat what you did in the last week. So is there anyone who can share कि आप लोगों ने क्या पढ़ा लास्ट वीक में? Or if I rephrase the question कि last week में definitely you should have covered the introduction of thermodynamics and the scope, particularly the scope of chemical engineering thermodynamics 2, because you have already studied thermodynamics 1. Now this is in sequence or in continuation of thermodynamics 1. So why there is a need to study this subject again, and how is the scope different in comparison to thermodynamics 1? So you all should have the basic idea कि thermo 1 का क्या scope है और thermo 2 का क्या scope है, and actually in all these subject throughout the semester what we will be doing and how these calculations are related to the design and why they are significant. So anyone who can share quickly about scope or anything else like what you covered last week? अच्छा, क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो अराउंड 50 है इस वक्त, तो ये इतनी ही रहती है हर लेक्चर में? आई होप कि मेरी आवाज़ जा रही है. इज सो ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? Yes, sir. Yes sir. Just let me share with you the slides. अच्छा, काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा कि स्लाइड्स आपको विजिबल हैं. ठीक है, एंड आई होप कि पीडीएफ भी स्क्रीन शेयर हुई हुई आपसे. सो you all should be able to see the different screens which I will switch. So this is thermodynamics to course outline, and so in general just have a look on this outline and compare it with the one you have already studied, thermodynamics 1, and quickly
एक्सप्लेन हाउ इज दिस सब्जेक्ट डिफरेंट देन थर्मो 1। क्या फ़र्क है इसमें और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें क्या विल वी बी स्टडिंग समथिंग डिफरेंट और इट्स जस्ट एक्सटेंशन? जी कौन बताएगा? जी सैफुल्ला। सैफुल्ला आप ऑनलाइन हैं इस वक्त? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। जो थर्मो 2 है, आप ये क्वेश्चन जो है ये वलीद साहब से नहीं मैंने पूछा, सैफुल्ला से पूछा मैंने। क्वेश्चन मैं वैसे रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि थर्मोडायनामिक्स 2 का क्या स्कोप है और ये थर्मोडायनामिक्स 1 के स्कोप से किस तरह डिफरेंट है। आउटलाइन आपके सामने है बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स 2 की, और जो आपने पढ़ा है उसको आप कंपेयर करो इस आउटलाइन से, और जो स्कोप है उसको डिस्क्राइब करना है। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसका स्कोप क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी केमिकल इंजीनियरिंग जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर उसकी रेलेवेंस क्या है। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। सर थोड़ी सी एक्सटेंशन है और जो हमने प्रीवियस बातें पढ़ी थी उसके प्रैक्टिकल एनालिसिस है थोड़ा सा। ठीक है, वेरी गुड। डेफिनेटली इट्स एन एक्सटेंशन, देयर इज़ नो डाउट। जो आपने पढ़ा है वो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स थे, फंडामेंटल लॉज थे थर्मोडायनामिक्स के, और हीट और वर्क का रिलेशनशिप था। और आई होप कि उसमें आपने रेफ्रिजरेशन को और स्टीम पावर प्लांट्स और गैस पावर प्लांट्स जो कि एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक्स की, उसको भी आपने कवर किया होगा। तो उसमें इफ़ यू हैव कवर्ड दोज चैप्टर्स देन डेफिनेटली यू वुड नो कि जो हीट एनर्जी और वर्क का जो इंटरेक्शन है, और एनर्जी से जो हीट से पर्टिकुलरली अगर हम हीट इंजन की बात करें, व्हेन हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क, then in such a systems which are actually heat engines, or we are concerned with the calculations of work and heat input requirements. ठीक है, we are concerned as well with the calculations of efficiencies of the physical systems. तो हम एक आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है जो कि एक आइडियल प्रोसेस होता है जिसमें हम अजम्पशंस जो अजम्पशन बेस्ड है उसे कंपेयर करते हैं एक एक्चुअल फिजिकल सिस्टम को एक आइडियल सिस्टम से जो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेशंस करते हैं। आइजेंट्रोपिक ये वर्ड है आइजेंथैल्पिक नहीं है, आइजेंट्रोपिक, जो कि आइडियल एक प्रोसेस होता है उसे हम कंपेयर करते हैं। तो ये थर्मोडायनामिक्स की एक पार्ट है जिसमें आपने एप्लीकेशन पढ़ी और हीट एंड वर्क इंटरेक्शन को स्टडी किया। आइजेंट्रोपिक प्रोसेसेस जो आइडियल प्रोसेसेस हैं उनसे कंपेयर किया फिज़िकल सिस्टम्स को, एक्चुअल फिज़िकल सिस्टम्स को, और एफिशिएंसीज की कैलकुलेशंस आपने की। ठीक है, other than fundamental laws of thermodynamics and fundamental concepts of thermodynamics, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है, जो आपने चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम स्मिथ जो आपने कवर किया है। ठीक है, अब यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फेज इक्विलिब्रिया है। इफ़ यू लुक एट दिस आउटलाइन एंड दिस नंबर 3 vapor liquid phase equilibrium, so you haven't studied this. Similarly reaction equilibria है, reaction equilibria ये आपने नहीं पढ़ा, ये आप अभी पढ़ोगे।
इसके अलावा कुछ सिस्टम्स हैं जो कि नॉन आइडियल सिस्टम्स होते हैं. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर नॉन आइडियल. ठीक है. और जितने भी रियल प्रोसेसेस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो नॉन आइडियली बिहेव करते हैं, वेदर इट्स अ गैस मिक्सचर, वेदर इट्स सॉल्यूशन और लिक्विड सिस्टम. तो इन दैट केस व्हेन वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस, सो उसमें कुछ फंक्शंस हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं जो नॉन आइडियलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो फेज इक्विलिब्रिया आइडियल सिस्टम्स के लिए है जिसमें राउट्स लॉ और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है जो हम पढ़ेंगे. एंड देन वी विल डू द कैलकुलेशंस ऑफ बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, फ्लैश कैलकुलेशंस. और ये वो कैलकुलेशंस हैं और फेज इक्विलिब्रिया की वो कैलकुलेशंस जो फेज सेपरेशन में यूज़ होती हैं. जो आप सेपरेशन प्रोसेसेस पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे उसके अंदर ये थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस हैं जो एक्चुअली इंक्लूड होती हैं. और ये एक्चुअली इट्स द prerequisite of the design step. So then other than this phase equilibrium, we will study the chemical reaction equilibrium. और अभी हम फेज प्रॉपर्टी या फेज डायग्राम पे आएंगे. कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो उस पर आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं यू कैन सी इन हेयर. जिस तरह ये सोल्यूशन थर्मोडायनामिक्स है कि सोल्यूशन जो है ये एक फेज डायग्राम में कहाँ पे है. ठीक है. और जो गैस फेज है या टू फेज सिस्टम कहाँ पे अपीयर होता है और इक्विलिब्रियम किन किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है उसकी कैलकुलेशंस ये डेफिनेटली हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. और सिमिलरली अगर रिएक्टिव सिस्टम है जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है तो how we can proceed with the chemical equilibrium calculations. So this is one sort of one section of the course outline. Other section deals with the thermodynamic properties of the pure fluids. जो pure fluid है, pure system है, उसकी properties हैं, thermodynamic properties, उसके property relations हैं. ठीक है. और वो हमने study करने हैं. And you can see here properties and relations for homogeneous phases, residual properties by the equation of states and thermodynamic diagrams. Okay. And then another important part of the course outline is solution thermodynamics. So when we have a solution, then the properties of the components in the solution form are not the same, and they actually change in the solution form in comparison to the pure species properties. तो partial molar properties का concept है और इसमें fugacity है, activity coefficients, ठीक है, और residual excess gives free energy. And then we will apply all these concepts to the solution thermodynamics. ठीक है, जो कि application है इसकी. तो application में हम definitely numericals करेंगे. So if you look at this course outline carefully, then you will see कि mostly इसमें जो chapters हैं हमने इसे जो cover करना है वो we need to learn the basic concepts as well as we need to learn to apply those concepts. ठीक है. और जो later on जो equilibria है यहाँ पे इसमें we just you should be able to analyze the systems as well in terms of equilibrium. In terms of when we say equilibrium, it's thermodynamic equilibrium. ठीक है. So what is the difference between equilibrium or thermodynamic equilibrium? Are they same or they are different? I think ये आपने chapter number 2 from Smith. This is one article which was in your Thermo 1. जी अंबर उस्मान, आप ऑनलाइन हैं? अंबर उस्मान ऑनलाइन हैं?
Amir Sultan. So whatever comes in your mind about equilibrium, just explain it. Sana Anjum. जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। अहमद हसन, ये स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? अवैस राना, अरसलान हैदर, ईशा अल्ताफ, वाहद तारिक, फिजा सलीम। क्लास में कितने लोग हैं इसमें जो एक्चुअली? Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज लैग के साथ तो नहीं आ रही? जी सर, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। सिग्नल तो ठीक आ रहे हैं जी। कोई और कंफर्म करे प्लीज, क्या मसला? सर ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक आ रही है। जिनको ठीक नहीं आ रही ना, वो अपने सिग्नल्स देखें और अपना बंदोबस्त करें कोई सिग्नल्स, ताकि ठीक आए, आपको आवाज़ ठीक आए। इधर तो सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है एक इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो क्या फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क है? इक्विलिब्रियम हम किस कंडीशन को कहते हैं? स्टडी कंडीशन। ये इफ आई हर्ड इट करेक्टली, स्टडी कंडीशन आपने कहा? हाँ जी, स्टैटिक कंडीशन। वेरी गुड, स्टैटिक कंडीशन है। और स्टैटिक का क्या मतलब है? सर यानी कोई चेंज नहीं है, एब्सेंस ऑफ चेंज। ठीक है, चेंज नहीं है, ठीक है। तो in thermodynamics we deal with the equilibrium states, and when we say equilibrium, so equilibrium का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? उस वक्त हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। क्योंकि अगर सिस्टम में चेंज आ रहा है, so just let me show you some of the concepts. अच्छा, ये स्लाइड देखिएगा। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम स्टेट्स, और हम थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस करते हैं और उन सिस्टम्स की कैलकुलेशंस करते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं, ठीक है? जिनमें कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही होती और सिस्टम हैज़ होमोजेनियस प्रॉपर्टीज़। और जब हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देन इट मीन्स these types of equilibrium which are mentioned here. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it maintains thermal, mechanical, phase and chemical equilibrium. So for any system to be in thermodynamic equilibrium, it has to meet all these four types of equilibrium conditions. Thermal equilibrium means temperature is same throughout the system. जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इट मीन्स थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसमें एक सिस्टम
जो है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग थ्रू अ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री में बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, सो दैट इज एक्चुअली ओवर फोकस ऑफ कंसर्न जिसको हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम उस सिस्टम की बात करें इसमें टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द सिस्टम, जस्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। से so this is the cylinder piston arrangement, and you can see in here all these all the area under this dotted line. If we categorize this or define this as a system, और अगर हम टेम्परेचर मेजर करें इस सिस्टम में किसी एक पॉइंट पे, जस्ट फॉलो दिस लेजर पॉइंटर, अगर हम इस पॉइंट पे मेजर करते हैं सो वी विल हैव वन रीडिंग, and if we measure the temperature on the other corner of the system, then we will have another temperature reading, and if we measure in the middle, or if we select any of the point within the system boundary, and if all the temperature readings they are same, then we would say the system is in thermodynamic equilibrium। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, then pressure is same throughout the system। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि अगर प्रेशर सेम है थ्रू आउट द सिस्टम, और अगर सराउंडिंग का प्रेशर डिफरेंट है और सिस्टम का प्रेशर डिफरेंट है, देन देयर इज एक्चुअली अ ड्राइविंग फोर्स व्हिच कैन ड्राइव द सिस्टम। अगर हम इसी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आ जाएं, और इफ द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग pressure on above the piston is higher than the system's pressure, what will happen? Will the piston move or not? ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर कोई फ्लूइड है जो हमारा सिस्टम है, और अगर हम इस पिस्टन पे, जो कि एक मूवेबल पिस्टन है, अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करें और सिस्टम का सराउंडिंग का प्रेशर सिस्टम से ज़्यादा हो, सो व्हाट विल हैपन? सर पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन मूव करेगा। सो इन दैट केस कैन वी से कि ये सिस्टम जो है वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? नो सर, प्रेशर तो इक्वल नहीं है ना उन दोनों का, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का एक ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ड्राइविंग फोर्स, व्हेनेवर देयर विल बी अ ड्राइविंग फोर्स, इट विल चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए ड्राइविंग फोर्स भी ज़ीरो होनी चाहिए, तो सिस्टम उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करने के बाद द सिस्टम विल अचीव न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उस पर अगर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होती, तो सिस्टम जो है एक नया इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। जो भी, क्योंकि आपने प्रेशर अप्लाई किया है, तो जो अगर फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ गैस इनसाइड दिस सिलेंडर अरेंजमेंट, तो प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम रिडक्शन होगी। ठीक है, कंप्रेशन हम कर रहे हैं ना, तो उसका टेम्परेचर, अगर ये सिस्टम जो है इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं है, और क्यू जो है वो ज़ीरो है, जिसको हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। एडियाबैटिक का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र नहीं है। ठीक है, सो कंप्रेशन से क्या होगा, फिर टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो जब ये वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, जो एक्चुअली टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन जो हैं, ये प्रिंसिपल थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, जब ये चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, और वो कैसे हो रही है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली अगर हम इसी सिस्टम में, अगर यहाँ पे बॉटम पे, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बर्नर है, एंड वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम which is actually a gas inside a cylinder. So by providing heat to the system, what will happen? So heat will transfer, will cross the boundary, and will actually be transferred to the gas inside the cylinder, and this heat transfer will increase the temperature of the gas. अब टेम्परेचर जब चेंज होगा, इनिशियली बिफोर द हीट ट्रांसफर there will be a value of temperature। अगर वो इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो वो एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, जब हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जब हम एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं और उसकी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में जिसमें गैस है, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे इसकी एक सिंगल वैल्यू होगी, ओनली देन वी कैन प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशंस।
particularly thermodynamic calculations. ठीक है, आई एम रेफरिंग टू द thermodynamic calculations. अगर सिस्टम में यहाँ पे टेम्परेचर एक कॉर्नर पे और है, सेकेंड कॉर्नर पे डिफरेंट है, तो हम सिस्टम को करेक्टराइज नहीं कर सकते बाय अ सिंगल सेट ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. ठीक है, लेकिन जब सिस्टम में कोई चेंज होता है, कोई प्रोसेस होगा, जैसे हीटिंग एक प्रोसेस है, इट विल चेंज the variables, or it will change the value of temperature, or if it's pressure, it will change the value of temperature as well as the volume. So in that case, we will say that as a result of process or thermodynamic process, thermodynamic state of the system has changed. And when we say thermodynamic state, it means the variables which characterize or define the system, their values have been changed. ठीक है, और वो कौन से वेरिएबल्स हैं? उसमें टेम्परेचर है, उसमें प्रेशर है, उसमें कंपोजिशंस हैं. अगर प्योर सिस्टम है तो कंपोजिशन देन इज नॉट अ वेरिएबल, सो देन वी आर ओनली कंसर्न विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस मेनली. ठीक है, अदर देन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इंक्लूड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, all these calculations, all these variables. ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास आइसेंट्रोपिक का, सॉरी इंटेंसिव का और एक्सटेंसिव का. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी. ठीक है, तो टेम्परेचर जो है, अगर किसी सिस्टम का मास ज़्यादा है या कम है, या उसका सिस्टम का साइज़ की अगर हम बात कर लें, मास से मुराद साइज़ भी है. इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं एम, वी, टी, पी और रो. ठीक है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी. अगर हम इस सिस्टम को डिवाइड कर दें, तो इस सिस्टम को डिवाइड करने से क्या टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी दोनों पोर्शंस में, या ये सेम रहनी चाहिए? ठीक है, पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और द मास ऑफ द सिस्टम, एंड यू कैन से टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी. ठीक है, टेम्परेचर अगर है तो दैट विल बी द सेम, साइज पे वो डिपेंड नहीं करेगा एज लॉन्ग एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. और हाँ, अगर सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र इसलिए मैंने आपसे कहा था कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट्स. हम जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है थर्मोडायनामिक्स में, हम उस वक्त कैलकुलेशंस करते हैं. हमारा जो कंसर्न है, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं. इफ़ वी आर ट्रांसफरिंग हीट टू द सिस्टम एंड ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ द हीट, डेफिनेटली दिस हीटिंग प्रोसेस विल चेंज थर्मोडायनामिक स्टेट. अब जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो टेम्परेचर तो सिस्टम का एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, वो चेंज हो रहा होगा ना, वेरिएबल है. और क्या इस प्रोसेस के दौरान हम थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं हीट कैलकुलेशंस के लिए, कि हम कितनी हीट दे रहे हैं और सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? सर क्वेश्चन दोबारा बता दें. क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज के लेक्चर की, जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम स्टेट्स. क्योंकि आपने ना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि पूरी थर्मोडायनामिक्स में थर्मो 1 में और थर्मो 2 में जो आप कर रहे हो ना, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम क्या है, और दूसरा कि थर्मोडायनामिक्स डील विद इक्विलिब्रियम स्टेट्स. ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट का पता है आपको? तो ये एक और डेफिनेशन है, थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड by specifying values of a set of measurable properties sufficient to determine all other properties. So what does this mean? It means that if we have a system like this, say a gas inside a cylinder,
Then how we can define this system which is inside this cylinder piston arrangement? We need to define assign values to the measurable properties. वो कौन सी हैं? हम उसका या टेम्परेचर स्पेसिफाई करेंगे, उसको बताएंगे कि टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सी है फॉर इंस्टेंस, एंड सिमिलरली भी हम ये बताएंगे उसका प्रेशर कितना है, सिस्टम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम वॉल्यूम बता सकते हैं, इसी तरह हम डेंसिटी बता सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने वो बतानी होती हैं। तो ये एक थर्मोडायनामिक स्टेट है, ठीक है। थर्मोडायनामिक स्टेट को इस तरह हम डिफाइन करते हैं। अब हम साथ ये कह रहे हैं कि जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं या जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं, हम सिस्टम इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस. When any process will occur, then what will happen? Thermodynamic state will change. अब ये एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है। अब इसका मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जब हम हीटिंग, when we will provide heat to the system, टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। ठीक है। अब वो टेम्परेचर चेंज होने का मतलब ये है कि हीट प्रोवाइड करने से पहले सिस्टम का एक टेम्परेचर था, जब हमने हीट दी तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। एक नई वैल्यू आ जाएगी, हीट देने से डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो थर्मोडायनामिक स्टेट है सिस्टम की, एक वैल्यू चाहे उसमें चेंज हो, किसी एक वेरिएबल की, उसकी थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसकी एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसका अगर ये मूविंग बाउंड्री है सो एक्सपेंशन होगी, द सिस्टम विल मूव द पिस्टन अप, ठीक है। उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे चेंज होंगी, एंथैल्पी वैल्यूज, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो सिस्टम विल अचीव अ न्यू थर्मोडायनामिक स्टेट, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब जब सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आता है तब भी हम थर्मोडायनामिक्स कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन थी जो मैंने आपसे कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अब होता ये है कि अभी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, क्विकली जस्ट फिनिश थर्मल इक्विलिब्रियम हमने बात की कि अगर हम एक सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं, देन टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। उसमें किसी एक पॉइंट पे भी टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा, पूरा सिस्टम उसके अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा। आप किसी भी पोजीशन पर टेम्परेचर मेजर करें, थर्मोकपल लगाएं, you will get the same reading of temperature. So when this condition is met, it means the system is in thermal equilibrium. Thermal as the name indicates, यहाँ से आपने टेम्परेचर याद रखना है। Second is mechanical equilibrium. Pressure is same throughout the system, ठीक है। Pressure will not change, and if you measure pressure through pressure gauge, so at different points you will find you will get the same value. For example, अगर 1 बार प्रेशर है तो वो आपको सिस्टम का उसका साइज कितना ही बड़ा है, जब हम उसे ये कह रहे हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। जैसे हम अगर एक रिएक्टर की एग्जांपल लें, दीज आर द बिग वेसल्स, या अगर हम एब्जॉर्बर या डिस्टिलेशन कॉलम की बात करते हैं, तो या उसके किसी एक पोर्शन की या ट्रे की बात कर रहे हैं, तो उस पर जब हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में हम मैकेनिकल कह रहे हैं, तो मैकेनिकल का मतलब ये है कि उस सिस्टम के अंदर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। सिमिलरली फेज इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई जो डिफरेंट फेजेस हैं सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वो कंपोजिशन उनकी कांस्टेंट है। और फेज चेंज जो है दैट इज़ ऑल्सो, जो अमाउंट्स हैं उनकी वो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएं, केमिकल इक्विलिब्रियम में उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ की कंसंट्रेशंस भी कांस्टेंट होंगी, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में फर्दर जैसे अगर आपने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया एंड यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट, देन देयर विल बी अ पॉइंट एट विच the compositions or concentrations of components or the reactant components and the product components, they will become constant. उनमें कोई फर्दर चेंज नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा विद इन द सिस्टम,
then such a state will called chemical equilibrium. So जब हम thermodynamic equilibrium की बात कर रहे हैं, then it incorporates all these different types of equilibrium. उसमें थर्मल भी है, मैकेनिकल भी है, फेज भी है और केमिकल भी. ये सारी की सारी कंडीशन सिस्टम में जब हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं तो किसी किस्म की भी कोई ड्राइविंग फोर्स सिस्टम में नहीं होती, और सिस्टम की जो स्टेट होती है थर्मोडायनामिक स्टेट, यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी. ठीक है, अगर चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इज़ अंडरगोइंग अ प्रोसेस. ठीक है, और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Any change that a system undergoes from one equilibrium state to another is called a process. Say if we have the system which can be defined as state 1, ठीक है, and if the system undergoes some process, अब वो process क्या हो सकता है? वो compression हो सकता है, वो heating हो सकती है, ठीक है, या कोई कोई chemical reaction है, कोई प्रोसेस हुआ है, एंड देन सिस्टम विल अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, सो ये जो है, जो चेंज आया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट चेंज इज एज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है, जो हमने प्रोसेस सिस्टम पे किया है, क्योंकि हम केमिकल इंजीनियरिंग में वी नीड टू do different processes on the system, जो कि फ्लूइड, जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा सिस्टम है, तो उसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं. हम हीटिंग भी कर रहे होते हैं, वो एक प्रोसेस है. हम कूलिंग कर रहे होते हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं, सेपरेशन है. सेपरेशन में अब डिफरेंट टाइप्स की सेपरेशन है, जिसमें डिस्टिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन है. तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. और व्हेन द सिस्टम इज undergoing a process, then its thermodynamic state changes and we are concerned with the state change. और उस स्टेट चेंज से हम उसकी जो प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जब सिस्टम आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं. ये प्रॉपर्टीज़ फिर हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये दैट कम्स विद इन द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, और ये जो पाथ सिस्टम फॉलो करेगा, ये जो लाइन आप देख रहे हो, अगर इस पर मैं एक एरो लगा दूँ अपवर्ड, तो ये पाथ आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक सिस्टम एक पाथ को फॉलो कर रहा है. ठीक है, और इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हम एरो डाउनवर्ड लगा दें, या ये जो लाइन आपको ये कर्व नज़र आ रही है, ये इसकी शेप चेंज हो सकती है. इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, ये वर्टिकल लाइन हो सकती है. ठीक है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन हो सकती है जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, ये इस तरह का जो भी ये जो सीरीज ऑफ स्टेट्स हैं जिसमें से सिस्टम गुजर रहा है. ठीक है, स्टेट 1 और स्टेट 2 के दरमियान वी अज्यूम द सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स. ठीक है, एंड वी अज्यूम कि ऑल दीज स्टेट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स. ये हम अज्यूम करते हैं. तो ये जो पाथ एक बनता है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने से, दैट विल बी कॉल्ड एज पाथ. ठीक है, ये जो लाइन बनेगी, एक इसको हम कर्व बन रही है, तो इसको हम कहते हैं ये एक पाथ है. तो ये इनफैक्ट ये इस तरह होता नहीं है, रियलिटी में इस तरह नहीं है. रियलिटी में जो प्रोसेसेस हैं वो रेट बेस्ड होते हैं, उसमें वो टाइम बेस्ड होते हैं. जैसे रिएक्शन है, उसमें रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, सेपरेशन है, रेट ऑफ सेपरेशन है. लेकिन इक्विलिब्रियम फिर कहाँ पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम क्या एग्जिस्ट करता है सिस्टम में? तो अब अगर हम एक थर्मस है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि एक इंसुलेटेड सिस्टम है, उसमें हम चाय को रखें, उसका टेम्परेचर मेजर कर लें और उसमें थर्मस में उसको आप प्लेस करते हो, उसको रख देते हो, सुबह के टाइम पे रख देते हो, तो क्या शाम के टाइम तक वही टेम्परेचर रहेगा? ऑल्दो वी आर सेइंग इट्स एन इंसुलेटेड सिस्टम फ्रॉम वेयर देयर इज अ नेग्लिजिबल हीट ट्रांसफर. जी क्लास, did you understand the question? Should I repeat or you understood it? आपके पास थर्मस है, उसमें आपने चाय को रख दिया, चाय का टेम्परेचर मेजर कर लिया. अगर आप सुबह के टाइम पे रखा और शाम को आप टेम्परेचर दोबारा मेजर करो, तो क्या टेम्परेचर चाय का वही होगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज होगा.
ठीक है। चेंज इसलिए होगा कि वो जो स्मॉल अमाउंट जिसको हम इनिशियली कह रहे हैं कि वो इंसुलेटेड का पता है ना आपको, इंसुलेटेड सिस्टम क्या होता है? यस सर। ठीक है ना, ये चीज़ें थर्मो 1 की हैं। तो उसमें अब वो चेंज कैसे आया, सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो गई, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अब वो चेंज कैसे आया? बिकॉज ऑफ द हीट लॉसेस फ्रॉम द थ्रू द थर्मस बाउंड्री वॉल। जो उसकी बाउंड्री वॉल है, ऑल्दो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन सिस्टम का जो चाय जिसको हम कह रहे हैं वो सिस्टम है, और जो सराउंडिंग है उसमें एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम टाइम अगर हम सिस्टम को ज़्यादा दें तो वी विल सी कि वो जो चेंज जो इनिशियली शॉर्ट टाइम के लिए तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। सो इट्स वेरी हार्ड देन एक्चुअली to define the system or to develop a system which is perfectly under equilibrium or under insulated conditions. तो इक्विलिब्रियम पे नॉर्मली हम जब थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं हम अज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारी कंडीशन, हम क्या कह रहे होते हैं कि any process which proceed in such a manner that the system remains infinitesimally close to an equilibrium state at all times, it is called quasi-equilibrium process. For instance, ये compression है, compression अगर हम sudden करेंगे, ठीक है, sudden compression है, then definitely the system will not be in equilibrium. Sudden compression से जो molecular disorder है वो भी change होगा, और कम उससे जो उनकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी चेंज होगी। लेकिन अगर हम ये चेंज या प्रेशर चेंज इतना स्मॉल करें कि ये जो चेंज आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक पिस्टन से एक पोजीशन, पिस्टन की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, जिसमें द सिस्टम इज़ टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अचीव न्यू स्टेट, तो उसमें जो चेंज है ऐसे चेंज को और ऐसे चेंज को जिसमें सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, हम कह सकते हैं कि वो नियर टू इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसमें चेंज इतना स्मॉल है कि हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट के करीब है, ठीक है। ये अजम्पशन है, होता नहीं है इस तरह। एक एक्चुअल प्रोसेस आपने हीटिंग प्रोवाइड की है, बॉयलर है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हीट उस वक्त एक ट्रांजिएंट स्टेट होगी, और इक्विलिब्रियम कब आएगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फेज चेंज प्रोसेस होता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि जब फेजेस बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, 2 फेजेस आ जाते हैं, उस पॉइंट पे जाके टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। और एक सिस्टम जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी आपने ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जब आपने हीट और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन फाइंड आउट किया था, तो उसमें आप वेट करते हो। आपने हीटर ऑन किया है, अगर आपको याद है वो एक्सपेरिमेंट, तो हीटर ऑन करते हैं, हीटर ऑन करने के बाद एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके या एक ख़ास टाइम के बाद आप प्रेशर एक्चुअली नोट कर रहे होते हो, तो एक प्रेशर पे जाके आपने फिर रुक जाना है उस पे, जब तक टेम्परेचर स्टेबलाइज नहीं होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी, और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये टी और पी का रिलेशनशिप होता है। वाइस वर्सा भी होता है कि आप वेल्व ओपन करो तो इतना स्मॉल, उसकी ओपनिंग इतनी स्मॉल है कि जो गैस रिलीज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो जो प्रेशर चेंज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो और आपने अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे टेम्परेचर मैयर उसका कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखना है, तो आप उस प्रेशर पे स्टॉप करोगे और आप देखोगे कि सिस्टम क्या टेम्परेचर अचीव करता है। उसके लिए हो सकता है आपको घंटों वेट करना पड़े, तो वो जब स्टेबल हो जाएगी वैल्यू, आपको एक स्टेबल वैल्यू जब मिलेगी जिसके बाद आपको लगता है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ होती हैं, और जो प्रोसेस होगा उसको हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। ये हम नॉर्मली अजम्पशन ले रहे होते हैं जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम है। और क्यों हम इस तरह करते हैं कि इससे हमारा एनालिसिस ईजी हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है सिस्टम, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम सिस्टम को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि उसका टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। अगर एक कंप्रेशन हो रही है सिस्टम में और हम ये कह रहे हैं सिस्टम इज़ अंडर पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो वो तो एक्चुअली उसमें चेंज हो रहा है ना प्रोसेस, हम एक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और मे बी टेम्परेचर भी चेंज हो, फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहेंगी, तो एक ट्रांजिएंट स्टेट बन जाती है। लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि ये अब अजम्पशन है जो हम कह रहे हैं कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आता है वो इतना, अगर वो चेंज स्लो हो, so then we can actually model this system or we can equalize this system with a system which is close to equilibrium, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम के क्लोज है, और फिर हम उस पर थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है उस वक्त जो है वो रेट बेस्ड सिस्टम है या रेट बेस्ड प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जैसे हम बात करते हैं, हीट ट्रांसफ़र रेट, उसमें टाइम आ रहा है, तो हम इसमें थर्मोडायनामिक्स में टाइम जो है वो अंडर ये हमारा कंसर्न नहीं है। इसमें हम एक अजम्पशन सिर्फ ले लेते हैं कि सिस्टम में चेंज स्मॉल है, और सॉरी सिस्टम के अंदर चेंज जो है दैट इज़ हैपनिंग इन अ वेरी स्लो पेस, सो दैट वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय सिंगल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। During undergoing whenever a process is taking place or whenever a system is undergoing a process or is undergoing a state change, then the change we assume is taking place in a very small interval, so that we can say that the system will pass through different equilibrium states ड्यूरिंग द प्रोसेस। और ये जिस तरह डायग्राम है ये वाली ये प्रोसेस है, एक स्टेट और दो स्टेट नंबर 2 के दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, और ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और ये इन प्रैक्टिस इन रियलिटी कब होता है, जब हमारे पास जब कोई भी चेंज स्मॉल हम स्लोली करवाते हैं, हीटिंग बहुत स्मॉल है, ठीक है, या प्रेशर है वो प्रेशर चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कंप्रेशन एट ए वेरी स्मॉल पेस, उसको बहुत स्लोली हम करवा रहे हैं, तो जिसमें हीट लॉसेस नहीं होंगे, एंट्रोपी जो है सिस्टम की या डिसऑर्डर जो है वो हम क्रिएट नहीं कर रहे, तो ऐसा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम उसको अज्यूम कर, वो उसके करीब होगा लेकिन वो इक्विलिब्रियम फिर भी नहीं होता, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ईजी टू एनालाइज है, और जैसे टर्बाइन है, कंप्रेसर्स हैं, तो हम उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं, अगेन उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता, लेकिन हम इक्विलिब्रियम की क्योंकि हमने कैलकुलेशंस करनी है, तो इन कैलकुलेशंस का फ़ायदा ये होता है कि हमें बेंचमार्क मिल जाता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि एक आइडियल सिस्टम है, हमें पता लग जाता है कि अगर एक टर्बाइन है जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम उसकी थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस करेंगे तो थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस के बाद हमें अंडर आइडियल कंडीशंस उसका वो मैक्सिमम वर्क मिल जाएगा जो एक टर्बाइन आइडियली प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम अपना एक रियल सिस्टम इस तरह डिज़ाइन करते हैं जो अप्रोच करे एक आइडियल सिस्टम को, और वो हम फिर डिज़ाइन के अंदर वो चेंजेस करते हैं कि हम मैक्सिमम आउटपुट या वो बेंचमार्क एफिशिएंसी हम अचीव करें एक रियल फिज़िकल सिस्टम से। जो हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की होती हैं वो थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस होती हैं, दे ओनली सर्व एज ए स्टैंडर्ड, दे ओनली सर्व एज ए बेंचमार्क, एंड वी डिफाइन आवर फिजिकल सिस्टम्स टू अचीव दोज इक्विलिब्रियम वैल्यूज़, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टर को इस तरह डिज़ाइन, उसकी जो इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ होती हैं, दोज आर द बेस्ट वैल्यूज़ व्हिच कैन बी अचीव्ड अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। लेकिन उनको इन रियलिटी प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए वी नीड टू एक्चुअली design the system in such a way so that our real system is close to the equilibrium system, close to the values of a system which is under equilibrium. So इस तरह हम एक सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता लग जाती हैं, ठीक है, अंडर आइडियल कंडीशंस, और हम अपना फिज़िकल सिस्टम उसकी एफिशिएंसी और उसको हम
उसके अंदर मॉडिफिकेशन इस तरह हम ला सकते हैं। इसलिए हम डिज़ाइन से पहले इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस दे आर दैट्स व्हाई दे आर डन बिफोर द design calculations. So equilibrium calculations come first before the design. तो ये prerequisite है design का, ठीक है। तो all the thermodynamic calculations they come before the design calculations. इसके एक सिंपल एग्जांपल और इस तरह मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने एक सेपरेटर डिज़ाइन करना है, तो हाउ विल यू नो कि अब डेफिनेटली अब आपने सेपरेटर डिज़ाइन करना है, तो देन you are designing a separator to separate some components, और उसमें कोई टारगेट भी होगा कि कोई कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने आपस में सेपरेट करना है, तो आपको कितनी सेपरेशन चाहिए, ठीक है। तो अब आपका टारगेट जब फिक्स हो जाएगा, so then that is your desired objective. Now under thermodynamics, what you want to do is you need to know what would be the conditions at which you can achieve your desired objective or desired separation. अब वो जो conditions हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आप थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन से कैलकुलेट करोगे। सो थर्मोडायनामिक्स विल हेल्प यू एक्चुअली टू नो the conditions at which you can achieve your desired separation, ठीक है। तो ये एक फेज इक्विलिब्रियम या फेज सेपरेशंस हैं जो आपको फिर गाइड करेंगे। इसी तरह अगर आपको कंडीशंस पता हैं, you know the temperature, you know the pressure and you know what is the system, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, और आप अगर थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस उस पर अप्लाई करो, सो उसका मतलब ये होगा कि you will know कि गिवन कंडीशंस पे अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, और तो कंपोनेंट्स कितने कितने सेपरेट होंगे, ठीक है। ये वही कंडीशन है जो पहले मैंने बताई, उसका वाइस वर्सा है। अगर आपने सेपरेशन एक अचीव करनी है, तो वो सेपरेशन अचीव करने के लिए आपको कंडीशंस, इन कंडीशंस पे सेपरेशन करवानी है, वो कंडीशंस पता लग जाएंगी। अगर कंडीशंस पता हैं तो आप सेपरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डिफरेंट फेजेस में कंपोनेंट्स जो हैं या स्पीशीज जो हैं वो कितनी कितनी सेपरेट होंगी, ठीक है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Similarly with the reaction equilibria, this chemical reaction equilibria tells you about the feasibility of a reaction. A plus B gives you C. So whether this reaction can take place or not, तो ये calculations हैं। If the reaction can take place, then what will be the composition of the products if the system achieves equilibrium at a given set of conditions of temperature and pressure, ठीक है। अगर टेम्परेचर प्रेशर पता है सेम, इन द सेम वे व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं आप थर्मोडायनामिक्स जो है इसमें आप करोगे, और यही एक्चुअली इसका मेन स्कोप है। और सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, सोल्यूशन जो है सोल्यूशन में भी देन वी नो के जो कंपोनेंट्स हैं, प्योर कंपोनेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप उनको मिक्स कर दोगे तो अब वो एक सोल्यूशन बन गया है। तो सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ जो कंपोनेंट्स की सोल्यूशन की फॉर्म में हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है, दैट आल्सो कम्स विद इन द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। स्कोप क्लियर हुआ है अब आप लोगों को? Yes, sir. यही जो चीज़ जो मैंने आपको भी बताई है ना, डिटर्मिनेशन, यू कैन सी दिस स्लाइड नाउ, कैलकुलेशन ऑफ हीट एंड वर्क रिक्वायरमेंट फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस, ये मेनली आपने ना थर्मो 1 में कर लिया है, जिसमें आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टीम पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, ये सारे सिस्टम जो आपने पढ़े हैं ना, ये वहाँ मेनली हो गया है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस, ये भी जो मैंने एक्सप्लेन किया है। Then determination of equilibrium conditions for transfer of chemical species between phase, ये phase equilibria है, ठीक है। और इसमें एक और कैलकुलेशंस आएंगी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म।
वो सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स आ जाएगी। तो ये मेन 3 स्कोप हैं जो थर्मोडायनामिक्स के आपके इस थर्मो 2 के कोर्स में हैं। तो ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो थर्मो 1 की वो आपने सिर्फ पढ़ लेनी है एक बार, तो मैंने उसको उस तरह कवर नहीं किया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई वुड होप कि ये जो स्लाइड्स हैं कहाँ तक, ये सारी आप एक बार जो है ना देख लेना, और कल हम जो है वो इंशाल्लाह मींस द डे आफ्टर टुमारो ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद द फेज डायग्राम्स। ठीक है, फेज डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बाद ये इसमें हम पीवी डायग्राम, टीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम, ये कुछ जो आपने पढ़ी भी हुई हैं चीज़ें, उसको करके हम फिर डायरेक्टली जो चैप्टर नंबर 10 है फ्रॉम स्मिथ, जो फेज इक्विलिब्रिया है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हम ज़रा शुरू में कवर कर लेंगे ताकि आपको टाइम जो है न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, उसके आई थिंक कोई 40, जस्ट लेट मी सी, उसके 34 न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके पार्ट्स भी 8-8, 10-10 हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर विच इज़ एक्चुअली वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम स्मिथ। उसके जो आर्टिकल्स हमारी आउटलाइन में हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ आपने उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ये चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके एक्सरसाइज भी हम करेंगे, और ज़्यादातर जो हैं वो आपको असाइन होंगे, जो हम सिमिलर जो डिफरेंट होंगे हमसे वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? No, sir. Excuse me, sir. सर टाइमली आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया करें, क्योंकि इंटरनेट के बहुत इश्यूज होते हैं, फिर आवाज़ कट जाती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ये कर लूँगा। असल में उसमें ना मेन प्रॉब्लम क्या आता है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो इफ़ यू नो कि वो लिंक शेयर हो जाए, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर मी, उसको डाउनलोड करना फिर उसको अपलोड करना, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप लोगों को पता है कि आई कुडंट फाइंड कि मैं आपसे लिंक शेयर कर दूं और आप उसे एक्सेस कर लो, इस तरह पॉसिबल है? सर मुश्किल होता है। हाँ, तो वो जो डाउनलोड करने वाला है ना, मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा, तो वो फिर उस तरह नहीं होगा कि जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ फ़ौरन अपलोड हो गया। तो बेहतर यही है कि आप साथ साथ अटेंड करते रहो, मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगा। ठीक है, उसको बस वो एज अ स्मॉल बैकअप रखना है आपने, उस पर रिलाय ज़्यादा नहीं करना, वो टाइमली फिर अपलोड करना, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग क्लास अटेंड करो, क्योंकि अभी बहुत कम स्ट्रेंथ है, 50 स्टूडेंट्स हैं दोज हु अटेंडेड द क्लास, 59 थे वो ड्रॉप हुए बीच में, तो अब 50 हैं। 50 में से भी मैंने 8-10 नाम तो शायद बोले हैं जो कि नहीं बोले स्टूडेंट्स। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए फिर इट्स ऑन योर साइड कि आई इंशाल्लाह डू, बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप लोग क्लास लो टाइमली और उसमें पार्टिसिपेट करो। सर स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा आज। हाँ जी, इंशाल्लाह स्लाइड्स हो जाएंगे। So any other thing? No, Okay. sir. Thank you all. See you inshallah on Wednesday. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.